बीएड के एंट्रेंस के लिए। ओके, उसके जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सबको डिस्कस कर रहे थे। ओके, इसमें मैं आपको ओस्टेट सीटेट उसमें भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं वो सब भी डाल के दे रहा हूँ। ओके, ताकि हम जो क्वेश्चन से क्वेश्चन से समझ सकें, उससे प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा से हो। ओके, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ओके, ताकि हमारे पास एक नॉलेज डेवलप हो, क्योंकि हम इस फील्ड में है ही नहीं। ओके, हमने साइंस पढ़ा, हमने बायोलॉजी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब हमको आता है, लेकिन ये पेडागोजी सब्जेक्ट हमने आज तक कभी देखा ही नहीं था। ओके, तो इसी क्वेश्चन को अगर हमको डील करना है तो हमको स्मार्टली इसमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला, एक एंट्रेंस अगर आप दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन और आंसर दोनों को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सही है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन से ही आंसर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है। ओके, मैं आपको पढ़ लेता हूँ। एज फॉर द डिरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, which committee was set up in the year 2005 to investigate the issue of student union election in the university and colleges? Okay, सही है। देखिए, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से which committee was set up in year 2005 to investigate the issue of student union election in university and college? Okay, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या होता है, यूनियन जो इलेक्शन होते हैं, कॉलेज इलेक्शन, उसमें बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज का भी वहाँ पे इंटरफेयर रहता ही है उस फील्ड में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कमेटी को रेकमेंड किया था, सेटअप किया था, ओके, का ऑर्डर दिया था? समझ में आया? ये क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, ये आंसर भी हो सकता है। ओके, इन चारों में से कोई ना कोई इसका आंसर होगा, आपको दे दिया होगा, किसी भी कमेटी का आंसर ये हो सकता है। सही है, देखते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास चार कमेटी, यशपाल कमेटी, केलकर कमेटी, लैंगडन कमेटी एंड सास कमेटी। होप यू अंडरस्टैंड। एक अगर मैं एक एग्जामिनर के हिसाब से देखूं तो मैं ये दो सुना, ओके, कि यशपाल कमेटी और केलकर कमेटी, है ना। यशपाल कमेटी लर्निंग टू रिड्यूस लर्निंग विद बर्डन, है ना, जो बर्डन है उसको कम करवाता है। और दूसरा, रिनोवेशन एंड रिजुवेशन इन हायर सेकेंडरी स्कूल, दैट्स द मोटो ऑफ यशपाल कमेटी। तो इसमें यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को लेकर तो कोई माजरा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। ओके, तो यशपाल कमेटी तो नहीं होगा। दूसरा, केलकर कमेटी, है ना। केलकर कमेटी ने ये क्या, इनका जो केलकर कमेटी था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको बेस करके केलकर कमेटी था, उनका एक काम था। इसका मेन था ये इनकम टैक्स, ओके, डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कमेटी बना था। ओके, जिसमें और हमारा बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जो पैसा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप हड़प लेते हैं। सो दिस कमिटी इज टू लुक आफ्टर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जो जो चाहिए उसमें है केलकर कमेटी। तो हमारा 50% तो सॉल्व हो गया कि यशपाल नहीं हो रहा है, केलकर नहीं हो रहा है, बाकी रहे दो कमेटी, सास कमेटी एंड लैंगडन कमेटी। ओके, सही है, सास कमेटी एंड लैंगडन कमेटी। उसका मतलब सास कमेटी, सास का मतलब आपको पता है? नहीं पता हो, शायद मैं बता देता हूँ। जब यूनिवर्सिटी में आप कोई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, ओके, आप एग्जाम ये ऐसे देखते होंगे, जब फॉरेनर्स में क्या होता है, वो कैप पहनते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं, उनको एक दिया जाता है ना, दैट्स कॉल्ड सास। तो मिस यूनिवर्स देखे ना, वो जो एक पहनते हैं, उसी को सास बोलते हैं। तो फेलिसिनेट एनी सेनिमोनी, यानी सेरेमनी इन द यूनिवर्सिटी लेवल, और यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसा होता है, हर यूनिवर्सिटी में जब कोई अपना मास्टर डिग्री खत्म करता है, कोई अपना पीजी डिग्री खत्म करता है, तो उनको एक कमिटी है, उनका प्रॉपर कमिटी होता है कि किस तरीके से उनको अवार्डेड दिया जाएगा। ओके, उनको फेलिसिनेट कर, दैट्स दी सास कमेटी, उसको ही सास कमेटी कहा जाता है। तो सास कमेटी तो हमारे इलेक्शन से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया सास कमेटी का मतलब? दैट कॉलेज में जो भी फंक्शन होगा, जो यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन होगा, वो
that committee will be maintained. Okay, next one is the Langdon committee. तो बच कौन था गया ये? ओके, तो यही कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया था आफ्टर 2005, जो कि कॉलेज में जो इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें जितना सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं उन सबको मैनेज करे, ओके, और सही ढंग से बनाए, कॉलेज इलेक्शन को कैरी ऑन करे, टू इन्वेस्टिगेट द इश्यूज ऑफ स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। समझ में आया? ये एक आंसर है। ओके, ये एक आंसर है, लेकिन आप तुमने 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। साच कमेटी क्या होता है, लैंगडन क्या, यशपाल कमेटी, केलकर कमेटी, ताकि जब भी आपको तुक्का मार एक ना एक कमेटी का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब आप उसमें से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको ये इजी होगा। नेक्स्ट, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म शिक्षा डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट सा? ओके, शिक्षा, जो सा, ये जो संस्कृत में क्या होता है, देखिए रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड। ओके, जब आप किसी भी चीज को आप देखेंगे तो उसका रूट वर्ड होता है। मैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें रूट वर्ड, हर वर्ड जो बनता है किसी रूट वर्ड को लेकर ही वो बनता है ना। एक होता है शिक्षा और एक होता है विद्या। ओके, शिक्षा का रूट वर्ड है शा, विद्या का रूट वर्ड है विद। ओके, सही है। तो इस शा, विद का मतलब टू नो, टू नो, विद मतलब टू नो, एंड शाह मतलब टू डिसिप्लिन, टू डिसिप्लिन, शाह मतलब टू डिसिप्लिन। What is the meaning of the term शिक्षा derived from the root word to discipline? ओके, देखिए ये सब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग। आपको अगर अप्रोप्रिएट इसका मीनिंग पता नहीं होगा तो आप टू स्टोरी, टू लॉन्ग, टू अनलाइटेड, ये सबको तो हमको सही से लग रहा है, लेकिन है नहीं, इसका अप्रोप्रिएट आंसर है टू डिसिप्लिन। शाह का टू डिसिप्लिन, विद का टू नो। ओके, विद्या टू नो, मैंने एक लेक्चर लिया है इसमें। ओके, डिफरेंट डिफरेंट रूट वर्ड्स आप चेक कर सकते हैं। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज नंबर 3, मायोपिया इज ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन? व्हिच ऑफ, ये देखिए तो एजुकेशन का है नहीं, फिर मैंने क्यों डाला। देखिए आपका जो पेपर है, ओके, जनरल अवेयरनेस प्लस एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, 3, ओके 3 है। तो थोड़ा थोड़ा आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए आई के बारे में, आया आता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया? मायोपिया, होप यू राइट दिस, आई विल कैन इरेज इट। ओके, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ताकि आपको समझ में आए, है ना। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन कर सिर्फ एक नहीं, उसमें से आप 3-4 क्वेश्चन किस तरीके से कवर कर पाए, ये मेरा मौका है। ओके, एक होता है मायोपिया, मायोपिया, एक होता है हेटेरोमायोपिया। ओके, मायोपिया इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष, है ना, और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष। ओके, सही है। इसको जब हम टीचर पढ़ाते थे हमारे क्लास 10 में, तो ये इसको उल्टा पढ़ना है। इसको कैसे पढ़ना है? उल्टा पढ़ना है। दैट द डिफेक्ट इज नॉट इन निकट, इज नोन एज निकट दृष्टि दोष, मतलब पास की चीजें आपको क्लियर दिखाई देती है लेकिन प्रॉब्लम दूर में है। ओके, नेक्स्ट, हेटेरोमायोपिया इज द लॉन्ग साइटेड इज क्लियर। ओके, दूर की चीजें आपको क्लियर दिखती है लेकिन पास में नहीं दिखती। ओके, ये होता कैसे मैं बता दूं आपको। ये समझ लीजिए आपका आई बॉल है। ओके, लेंस है, ठीक। जब भी रोशनी आपके आई लेंस में आती है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ओके, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तब आपको सही से दिखाता है? द आंसर इज रेटिना। ओके, लेकिन मायोपिया में क्या होता है, ये जो लाइटिंग है वो रेटिना में ना होके उससे पहले बिहाइंड द रेटिना हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए हमें सही से दिखे नहीं। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इन मायोपिया द इमेज फॉर्मेशन अकर बिहाइंड द रेटिना, है ना, एंड द नियर विजन इज क्लियर बट डिस्टेंस विजन इज नॉट क्लियर। ओके, और समझ में आया? तो हम डॉक्टर को क्या करते हैं, कुछ ऐसा कुछ डाइवर्सिंग लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करें ताकि ये
इस इमेज का फॉर्मेशन को थोड़ा सा डाइवर्स कर दे और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना में हो जाए। और इसका सॉल्यूशन क्या है? डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ये है शॉर्ट साइटेडनेस का। समझ में आया? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब आई का डिसऑर्डर है। आई का डिसऑर्डर है, मैं बताता हूँ। द आंसर इज आई। लेकिन आप थोड़ा सा मायोपिया, हेट्रोमायोपिया का थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, है ना। एंड हेट्रोमायोपिया, दिस इज द लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब सेम ही है। ओके, ये हमारा रेटिना है, ये हमारा लेंस है। हियर क्या होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन है वो ओके बिहाइंड द रेटिना होता है। ओके, समझ में? रेटिना से दूर जाके वो बन जाता है। तो हमारा जो ये यहाँ पे जो डॉक्टर, ये जो लेंस में लगा रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं लगा। बस आपका अगर कभी आई हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर खुद एक लेके बैठा है, क्या दिखाता है, अक्षर पढ़ाता है, वो क्या साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें। ओके, दैट्स द थिंग। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। व्हिच लेंस वी यूज्ड? कन्वर्जिंग लेंस। वी यूज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, ताकि ये जो लाइट रे है वो धीरे 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 कन्वर्ट होकर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो जाए। ओके, रेटिना पे हो जाए। तो ये कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, हेटेरोमायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। एक और डिजीज होता है कैटरैक्ट। ओके, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आपने शायद सुना होगा। कैटरैक्ट मतलब जो हमारा लेंस है, ये किस लिए होता है? ओपेसिटी ऑफ लेंस। लेंस में अगर ओपेक हो जाए, जैसे व्हाइट 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 ऐसा हो जाता है, तो हमको साफ दिखना बंद हो जाता है। ओके, सही है, इसी को बोलते हैं कैटरैक्ट। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब आपको धीरे धीरे ये देखना बंद नहीं होगा तो हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है देखिए आप तब आना जब ये मोतिया पक जाए। और मतलब यहाँ पे पूरा ओपेसिटी जो है, आप अब तो धीरे धीरे पूरा जब ये ओपाक हो जाए तब आएगा, तब आएगा, तब हम इसका ऑपरेशन करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होता है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, आम जो होता है, आम, ओके, जब उसका टहनी जब स्ट्रांग होती है, हम अगर पत्थर भी मारे, ओके, या फिर पत्थर मारे तो उस आम से टकराती है लेकिन गिरती नहीं। लेकिन जब वो पूरा पक जाता है तो थोड़ा सा आंधी भी आ जाए या फिर आप कुछ ऐसे जस्ट टच भी हो जाए तो वो गिर जाता है ना। इसका मतलब क्या, जब हम सर्जरी करते हैं तो ये कुछ आप 20 दिन बाद आइए जब ये पूरा मोतिया पक जाए, आंखों में पूरा मोतिया जब पक जाए, सही है। और एट दैट टाइम वो क्या करता है, वो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर डालता है इस लेंस में और लेंस को तोड़ तोड़ देता है और इट विल बी एंटर इनटू द विट्रस ट्यूमर ऑफ द आई। मैं वो पढ़ाऊंगा, जब सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा अभी सिर्फ आइडिया ले लीजिए क्या होता है। ओके, ओपेसिटी ऑफ लेंस और ये विट्रस ट्यूमर में घुल के रिजॉल्व हो जाते हैं और फिर आपको थोड़ा थोड़ा दिखना लगता है क्योंकि आपका लेंस खत्म हो गया। ओके, सही है। और अगर चाहते हो कि और बेहतर दिखे तो आप बाहर से आपको नया लेंस डलवाना पड़ेगा। ओके, सही है। तो ये जो ये ओपेसिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओके, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, हमारा आई लेंस में एक प्रोटीन होता है लेसिथिन। ओके, लेसिथिन, शायद मैं थोड़ा सा याद नहीं कर रहा। ओके, लेसिथिन प्रोटीन। ओके, कौन सा प्रोटीन था यार, भूल रहा हूँ। लेसिथिन लिख लीजिए, थोड़ा सा सर्च कर दीजिएगा। ओके, लेसिथिन प्रोटीन, लेसिथिन प्रोटीन हमारा आइलैंड का जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। ओके, डीनेचर क्यों हो जाता है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे। ओके, तभी हम अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, अगर हमने देख लिया अच्छे से और वो हमारे आई में अगर एंट्री हो गई, देन इट विल कॉजेस दी द लेसिथिन प्रोटीन जो आइलैंड प्रोटीन है। ओके, आइलैंड प्रोटीन का डीनेचर होता है। और दूसरा क्या, इंजरी। और आप ऐसे घूम रहे हैं, किसी ने आपको आपके आंखों में ही एक मुक्का मार जाए या फिर कोई बहुत ही बाइक चला रहे कोई एक बहुत बड़ी चीज आपके आंखों में आके टकरा गई तो इंजरी हो जाता है और इंजरी से हमारा जो आइलेंस प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। ये हो सकता है। और एक होता है एजिंग। ओके, धीरे धीरे बुढ़ापा, बुढ़ापे में अक्सर हर चीजें खत्म हो जाती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ। तो नॉट दिस। ओके, ये सारी चीजें, हाँ। तो इट्स दिस दी थिंग। ओके, और इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट, मायोपिया एंड हेटेरोमायोपिया। और एक होता है ई मेट्रोपिया। ई मेट्रोपिया,
इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया मतलब नॉर्मल है, ये कोई डिजीज नहीं। ओके, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए देता है नॉर्मल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, कैटरेक्ट और इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया समझ में आया। ओपेसिटी ऑफ लेंस, आप थोड़ा सा ये लेंस को भी देख के जाइएगा, होप इट विल मे बी आ सकता है ना। समझ में आया। नेक्स्ट, ये myopia is a disorder associated with which of the following or eye. Okay, next one is which of the following become least effective learning when we guide verbally. जब हम verbally मतलब बातचीत से जब हम बात करना, तो सबसे ज्यादा least effective क्या होता है? least effective learn कौन सा होता है? देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट तो हम वर्बाली में हम पहुंचा सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं तो आपके कोई बात सिखा सकूं, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, तो आपका अप्रोच भी तो चेंज हो सकता है ना। और आप देखते हैं वर्बाली, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, कुछ ऐसी चीजें देख सकते हैं, तो हमारा एटीट्यूड में भी परिवर्तन होता है ना। सही है। आपको क्या लगता है, वर्बाली लर्निंग में क्या हमारा स्किल डेवलप होगा? नहीं, स्किल डेवलपमेंट आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद लर्निंग विद डूइंग। ओके, काम करके सीखना पड़ेगा। दैट स्किल यू हैव टू अचीव। ओके, इट विल नॉट चेंजेस, इट विल बी अचीव्ड। समझ में आया? दैट्स द स्किल। तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, which of the following become the least effective learning when we guide verbally. verbally गाइड करने में सबसे कम इफेक्टिव कौन होगा? स्किल। so the answer is skill. hope you understand this, write it down properly, फिर हम आगे बात करते हैं। The next question is identify the NGO from the following which recruit college graduate, okay, which recruit college graduate and working professional to serve as full-time teacher in low income school. in low income school, देखिए पहले आपको एक बात बता दूं मैं, जो हमारे स्कूल सिस्टम है वो तीन तरीके के होते हैं। पहला गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा प्राइवेट स्कूल, और एक होता है सेमी गवर्नमेंट स्कूल। सेमी गवर्नमेंट स्कूल जिसमें कि जो कम्युनिटी है उसका रोल ज़्यादा होता है, और गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना जो सैलरी है, जो अपना इन्वेस्टमेंट, वो कम करती है उस कॉलेज, उस स्कूल या कॉलेज में। उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट स्कूल। और क्या, सेमी सेमी गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होता है बहुत सारे, जहाँ पे कि उन टीचर्स के सैलरी वो अपने जो स्कूल के जो एडमिशन करेंगे उन बच्चों से लिया जाता है, और थोड़ा थोड़ा मिलता है, उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना एक गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाता है ना। तो उसको और प्रॉपरली प्राइवेटाइज नहीं किया जाता, सेमी गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे होता है, दैट्स द सेमी गवर्नमेंट स्कूल। ओके, तो क्योंकि लो इनकम स्कूल में सारे टीचर को फुल टाइम टीचर कैसे बनाया जाता है, दैट कुछ एनजीओ, किस एनजीओ का ये काम है? ओके, लर्न फ्रॉम इंडिया, सॉरी लर्न इंडिया, चेंज इंडिया, ट्यूशन फॉर इंडिया और टीच फॉर इंडिया। क्या होगा आपका? लर्न फॉर इंडिया तो ये तो सीखना होगा। चेंज इंडिया मान सकते हैं, थोड़ा हो सकता है, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में ये नहीं हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। ट्यूशन फॉर इंडिया, हम स्कूल में ट्यूशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना, है ना। ट्यूशन फॉर इंडिया, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड एनफ। अप्रोप्रिएट आंसर इज टीच फॉर इंडिया। ओके, टीच फॉर इंडिया, सही है। व्हिच इंडिया एनजीओ? टीच फॉर इंडिया is the NGO which recruit graduate and working professional to serve as full-time teacher in low-income school. Hope you understand this. Okay. Next, number 10th is the number of seats in Lok Sabha allotted to different state determined based on where what of the state. एक राज्य में जो हमारा क्या बोलते हैं सीट्स लोकसभा होता है, वो किससे लेके होता है, किसको आंखों में रख के, किसको बेस करके किया जाता है। ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। क्या उसका मिनरल रिसोर्स? नहीं, ऐसा होता तो राउरकेला बहुत आगे होता है ना। उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, ये नहीं नहीं होता है ना। जियोग्राफिकल लोकेशन अगर होता तो कश्मीर में तो बहुत सारे लोकसभा हो जाता नहीं। ओके, एरिया एंड पॉपुलेशन, ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से आपको कोई ठीक करना है, क्या एरिया होगा या फिर पॉपुलेशन होगा। देखिए, पर एरिया की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में बहुत एरिया है, अगर टोटल हम उसके राज्य का करूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज्यादा है एरिया के साथ साथ। तो अप्रोप्रिएट आंसर इज टू नंबर ऑफ लोकसभा अलॉटेड इन स्टेट इज डिपेंडिंग ऑन दी
population of that state, not area. Okay, population जितना होगा according to that we have allocated the number of seats in Lok Sabha. Next question is which of the following method is known as discussion method? देखिए टीचिंग के बहुत सारे मेथड है, एक है डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बहुत सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे लेकिन लेटर में। अभी हमारा मोटो ये है कि which of the following method is known as discussion method, इसमें से कौन सा डिस्कशन मेथड है। सबसे आप समझते क्वेश्चन एलिमिनेट कर करके सीखते हैं। पहला सिंपल मेथड, सिंपल मेथड मतलब नॉर्मल आके कोई आया क्लास में टीचिंग कर दिए चले गए, दैट्स द सिंपल मेथड, तो ये तो नहीं हो सकता। नंबर 2 सोराटिक मेथड, सोराटिक मेथड मैंने दोनों दो कैसे लिख दिया भाई, एक है साइंटिफिक मेथड, ये है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ये सारी चीजें। एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड मोस्ट प्रोबेबली होता है ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, तो ये भी नहीं होता, इसमें ज्यादा डिस्कशन करते हैं थोड़ा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है ना। एंड नंबर 3 व्हेन इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ टीचर टू अंडरस्टैंड, अरे डिस्कशन मेथड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ टीचर कैसे होगा, ये भी नहीं होगा है ना। एंड द फाइनल आंसर इज सोराटिक मेथड। सोराटिक मेथड मतलब इसमें हम क्या करते हैं, वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। ओके फॉर एग्जांपल व्हाट इज जस्टिस, अगर एक टॉपिक है तो मैं उनको पहले जाके बताऊंगा व्हाट इज जस्टिस, इज देयर इज जस्टिस विदाउट लॉ, है ना। इफ इफ द क्या कहते हैं द if it is just that is the most probably the majority wins। ओके क्या ये जस्टिस है, अगर मेजोरिटी को किसी चीज में फायदा मिल रहा है तो क्या ये जस्टिस है, पर है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होता है, दैट इज द सोरेटिक मेथड इज द डिस्कशन मेथड। ओके ये हमारा ये जो टर्मिनोलॉजी हमको याद नहीं हो रहा इसलिए हम इसको गलत कर लेते हैं, सही है। होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन प्रॉपर्ली एंड एनालाइज इट। ओके सही है।